यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है, ईरानी कप 2022-23 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो बताइए इसका क्या आंसर होगा। इसका आंसर है ऑप्शन डी यानी कि शेष भारत। तो ईरानी कप 2022-23 जो कि क्रिकेट का एक घरेलू टूर्नामेंट है और ये टेस्ट फॉर्मेट में खेला जाता है। तो इस बार इसको जीता है शेष भारत टीम ने, यानी कि रेस्ट ऑफ इंडिया टीम ने इसको जीता है और यहाँ पर इसने फाइनल में हराया है सौराष्ट्र टीम को। 1 अक्टूबर को अनुराग ठाकुर ने इनमें से कौन से स्थान से राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत की है स्वच्छ भारत 2022? तो स्वच्छ भारत 2022 जो है ये लोगों को स्वच्छता के बारे में जागरूक करने के लिए 1 महीने तक चलने वाला अभियान है और इसको शुरू किया है भारत के खेल और युवा मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने। तो इन्होंने इसको कहाँ से शुरू किया है? इन्होंने इसको शुरू किया है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के पहले एम्स संस्थान का उद्घाटन कौन से शहर के अंदर किया है? तो इसका आंसर आप इजीली कर सकते हैं, क्योंकि जो हिमाचल प्रदेश राज्य है यहाँ पर सिर्फ एक ही एम्स संस्थान है और वो है एम्स बिलासपुर। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि बिलासपुर के अंदर एम्स संस्थान स्थित है और उसी का उद्घाटन हाल ही में किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इन्होंने ही 2017 के अंदर इसकी आधारशिला रखी थी और अभी इन्होंने ही इसका उद्घाटन किया है। यहाँ पर आपको बता दूं कि एम्स जो बिलासपुर है इसको बनाने में पर्यावरण का ध्यान रखा गया है और इसी के चलते इसको ग्रीन एम्स के नाम से भी जाना जाएगा। इसी से रिलेटेड यहाँ पर अगला सवाल है। यहाँ पर आपको बताना है कि 6 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन से राज्य के अंदर एक मेडिकल डिवाइस पार्क की आधारशिला रखी है? तो यहाँ पर आपको बता दूं कि भारत सरकार ने टोटल 4 भारत के राज्यों के अंदर मेडिकल डिवाइस पार्क बनाने की मंजूरी दी थी। उनमें से एक तो है मध्य प्रदेश, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है हिमाचल प्रदेश और चौथा है तमिलनाडु। तो इसी तरीके से हिमाचल प्रदेश राज्य के अंदर हाल ही में एक मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने आधारशिला रखी है। तो यहाँ पर सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश। अब ये हिमाचल प्रदेश के अंदर कहाँ पर बनेगा? तो हिमाचल प्रदेश के अंदर एक जिला है सलोन जिला और सलोन जिले के अंदर है नालागढ़ नाम की जगह। तो यहीं पर भारत का ये मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित किया जाएगा। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ के नए महानिदेशक के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो भारत का जो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है यानी कि सीआरपीएफ, अब इसके नए महानिदेशक बन गए हैं सुजाय लाल थाउसेन। सुजाय लाल थाउसेन जो है ये आपको पता होगा इससे पहले तक सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक थे, लेकिन अब इनको सीआरपीएफ का डायरेक्टर जनरल बना दिया गया है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि आईटीबीपी के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं? तो जो इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स है अब इसके नए डायरेक्टर जनरल बन गए हैं अनीश दयाल सिंह। जो आईटीबीपी है ये तिब्बत सीमा पर भारत की रक्षा करता है और जब भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ था 1962 में, तो उसके बाद ही इसकी स्थापना की गई थी। तो आईटीबीपी के नए महानिदेशक बन गए हैं अनीश दयाल सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यूपी के फैजाबाद कैंट का नाम बदल करके क्या करने की मंजूरी दी है? तो भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो फैजाबाद छावनी है यानी कि फैजाबाद कंटोनमेंट बोर्ड, उसका नाम बदल करके अयोध्या कैंट करने की मंजूरी दे दी है। आपको पता होगा पहले यूपी के अंदर एक जिला था जिसका नाम है फैजाबाद, लेकिन बाद में इस जिले का नाम ही बदल कर दिया गया था अयोध्या। तो अयोध्या जिले के अंदर ही है फैजाबाद कैंट, जिसका नाम हो गया है अब अयोध्या कैंट। प्रत्येक जिले के अंदर 75 अमृत सरोवर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है? तो ये राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर भारत का पहला राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ऐसा है जहां पर हर एक जिले के अंदर कम से कम 75 अमृत सरोवर स्थापित हो चुके हैं। आपको पता होगा पीएम नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर से ही अमृत सरोवर नाम की इस पहल को शुरू किया था, जिसके अंतर्गत भारत के हर एक जिले के अंदर 75 अमृत सरोवर बनाए जाने हैं। यानी कि गांव के अंदर जो तालाब होते हैं उनका कायाकल्प किया जाएगा और उन्हीं को नाम दिया गया है अमृत सरोवर। तो इसका सही आंसर क्या है? जम्मू कश्मीर। मेघालय के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसको दिया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यानी कि बीडी मिश्रा।
देखिए, अभी तक मेघालय के जो राज्यपाल थे, उनका नाम था सत्यपाल मलिक, लेकिन अब उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है। तो उसके बाद जो अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल हैं, बीडी मिश्रा, उन्हीं को कुछ समय के लिए मेघालय के राज्यपाल का भी प्रभार दिया गया है। भारतीय पर्यटन सांख्यिकी 2022 के अनुसार विदेशी पर्यटकों की संख्या के मामले में कौन सा स्थल शीर्ष पर रहा? यानी कि यहाँ पर आपको बताना है कि भारत का वो कौन सा स्थल है जहाँ पर विदेशी पर्यटकों ने सबसे ज़्यादा विजिट किया है। और ये जो डेटा है ये 2021 का है, यानी कि अभी तो ये रिपोर्ट जारी हुई है, लेकिन इसमें 2021 का डेटा जारी किया गया है। तो 2021 में जिस स्थल को विजिट करने सबसे ज़्यादा विदेशी पर्यटक आए, ये है स्मारक समूह ममल्लापुरम। तो ममल्लापुरम जो है ये तमिलनाडु राज्य के अंदर है और इसको यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी टैग मिला हुआ है। तो ये वो ऐसी जगह है जहाँ पर सबसे ज़्यादा विदेशी पर्यटक आए 2021 में। इसने ताजमहल को भी पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि अब ताजमहल जो है वो सेकंड प्लेस पर आया था इस मामले में। इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाता है कि घरेलू पर्यटकों के मामले में कौन सा स्थल शीर्ष पर रहा, यानी कि जो भारत के घरेलू पर्यटक हैं वो किस स्थान पर विजिट करने सबसे ज़्यादा गए, तो वो है ताजमहल। तो ताजमहल इस मामले में नंबर 1 पर है, जबकि ममल्लापुरम जो है वो विदेशी पर्यटकों के मामले में पहले स्थान पर है। भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा निम्न में से किसे नेशनल आइकॉन के रूप में घोषित किया गया है? तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि पंकज त्रिपाठी। तो पंकज त्रिपाठी जो हैं ये भारत के एक मशहूर अभिनेता हैं और इन्होंने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए भारतीय चुनाव आयोग की हेल्प की है, जिसके चलते इनको नेशनल आइकन के रूप में घोषित किया गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अनुसार भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा बना है? तो भारत के अंदर जो स्वच्छता सर्वेक्षण करवाया गया था 2022 के लिए, इसके हाल ही में रिजल्ट जारी किए गए हैं और भारत की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उनके द्वारा जो विजेता हैं उनको पुरस्कृत किया गया है। तो इसमें लगातार छठी बार भारत का सबसे क्लीनेस्ट सिटी बना है इंदौर। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इंदौर तो पहले नंबर पर है, जो कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर है सूरत शहर, जो कि है गुजरात के अंदर, और तीसरे स्थान पर है नवी मुंबई, जो कि है महाराष्ट्र में। तो भारत के टॉप 3 जो क्लीनेस्ट सिटीज़ हैं उनके नाम आपको याद रखने हैं। अब इसी के साथ हम लोग यहाँ पर कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी देखेंगे स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 से रिलेटेड। जैसे कि मैंने आपको बताया, भारत का जो सबसे क्लीनेस्ट सिटी बना है यह है इंदौर, मध्य प्रदेश। लेकिन ये 1 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों में है, यानी कि जिन शहरों की आबादी 1 लाख से ज़्यादा है उसमें सबसे क्लीनेस्ट सिटी है इंदौर, मध्य प्रदेश। इसी तरीके से 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में ये पुरस्कार मिला है पंचगनी, महाराष्ट्र को। तो महाराष्ट्र के अंदर एक शहर है पंचगनी, और ये 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में भारत का सबसे क्लीनेस्ट सिटी है। फिर इसके बाद बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट, यानी कि भारत के जो सबसे क्लीनेस्ट राज्य का पुरस्कार है वो किसको दिया गया है? तो बड़े राज्यों की श्रेणी में मध्य प्रदेश को ये पुरस्कार मिला है, जबकि छोटे राज्यों की श्रेणी में त्रिपुरा राज्य को यह पुरस्कार मिला है। फिर इसके बाद बेस्ट गंगा टाउन, यानी कि गंगा नदी के किनारे जो बसे हुए शहर हैं उनमें सबसे क्लीन सिटी कौन सा है? तो उनमें सबसे क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड मिला है हरिद्वार को, जो कि उत्तराखंड के अंदर है, और इसको 1 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों की कैटेगरी में दिया गया है। इसी तरीके से 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों की कैटेगरी में यह पुरस्कार मिला है बिजनौर को, जो कि है उत्तर प्रदेश के अंदर। फिर इसके अलावा आपको यहाँ पर एक और याद रखना है, भारत का सबसे क्लीनेस्ट कंटोनमेंट बोर्ड, यानी कि भारत की सबसे स्वच्छ छावनी कौन सी है? तो वो है देवलाली कैंट, जो कि है महाराष्ट्र के अंदर। तो ये सभी पॉइंट्स आपको स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 से रिलेटेड याद रखने हैं। इनमें से कौन सा शहर भारत का पहला 7 स्टार कचरा मुक्त शहर घोषित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि इंदौर। तो इंदौर जो कि मध्य प्रदेश में है और ये भारत का सबसे क्लीनेस्ट सिटी भी है। तो ये 7 स्टार की रेटिंग के साथ में भारत का गार्बेज फ्री सिटी डिक्लेयर किया गया है। यहाँ पर आपको बता दूं, जो ये रेटिंग सिस्टम है इसमें सिंगल स्टार, 5 स्टार, इसके अलावा 3 स्टार और 7 स्टार, तो इस तरीके से इसमें रेटिंग सिस्टम है। तो अधिकतम जो रेटिंग मिल सकती है वो है 7 स्टार। तो 7 स्टार के साथ में गार्बेज फ्री सिटी का टैग हासिल करने वाला जो पहला शहर बना है यह है इंदौर। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 में बड़े राज्यों की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार कौन से राज्य को दिया गया है?
तो ये है ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण, यानी कि किस राज्य के ग्रामीण इलाके सबसे साफ सुथरे हैं उनको यहाँ पर रैंक किया गया है। तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अंदर ये जो ग्रामीण क्षेत्र के लिए है इसमें टॉप किया है तेलंगाना ने। यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। इस बार के स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 अवार्ड्स के बारे में आपको 2-3 पॉइंट्स याद रखने हैं। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाता है तो बड़े राज्यों की श्रेणी में यहाँ पर टॉप किया है तेलंगाना राज्य ने। इसी कैटेगरी में दूसरे नंबर पर है हरियाणा। फिर इसके बाद अगर हम ये देखें छोटे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच में, तो यहाँ पर टॉप किया है अंडमान निकोबार द्वीप समूह ने। इसी तरीके से जो भारत के जिलों को पुरस्कार दिया गया है, यानी कि सबसे क्लीनेस्ट जिला कौन सा बना है, तो यह है भिवानी हरियाणा। तो इसी तरीके से आपको इसमें याद रखना है। यहाँ पर आपको एक चीज और बता दूं कि जो स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण है इसको करवाता है भारत का जल शक्ति मंत्रालय, जबकि जो शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण होता है जिसमें इंदौर ने टॉप किया है तो उसको करवाता है आवास और शहरी कार्य मंत्रालय। तो ये दोनों अंतर भी आपको याद रखने हैं। तेलंगाना सरकार ने अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण में कितने % की वृद्धि की है? तो तेलंगाना सरकार ने राज्य के अंदर जो अनुसूचित जनजाति समुदाय हैं, यानी कि जो एसटी कम्युनिटी के लोग हैं, उनके लिए हाल ही में आरक्षण बढ़ाया है। पहले था 6% और अब उसको बढ़ा करके कर दिया गया है 10%। तो आप देख सकते हैं 4% की यहाँ पर बढ़ोतरी की गई है और यही इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी 4%। इनमें से किस देश के अंदर रुपे कार्ड को लॉन्च करने के लिए 4 अक्टूबर को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो रुपे कार्ड है ये भारत का पेमेंट सिस्टम है और इसको डेवलप किया है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि एनपीसीआई ने। तो हाल ही में एनपीसीआई ने ओमान का जो सेंट्रल बैंक है उसके साथ में समझौता किया है, यानी कि अब ओमान के अंदर भी रुपे कार्ड को एक्सेप्ट किया जाएगा। तो यहां पर सही उत्तर क्या है? आंसर है ओमान। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022 का छठा संस्करण कौन से शहर के अंदर आयोजित किया गया है? तो इंडिया मोबाइल कांग्रेस जो है ये इसका छठा संस्करण था और ये हाल ही में आयोजित किया गया है नई दिल्ली के प्रगति मैदान में। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब इसमें आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसका उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन खुद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है और इसी इवेंट के दौरान उन्होंने पूरे देश भर के अंदर 5G सर्विसेज को भी शुरू कर दिया है। हालांकि अभी कुछ ही शहरों के अंदर शुरू हुई है 5G सेवा, धीरे धीरे करके ये अगले 2 सालों में पूरे देश के अंदर शुरू किया जाएगा, ऐसा लक्ष्य रखा गया है। तो 5G सर्विसेज की शुरुआत पीएम नरेंद्र मोदी ने की है नई दिल्ली से। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप इजीली कर सकते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि 1 अक्टूबर को किसने नई दिल्ली से देश में 5G सेवाओं का शुभारंभ किया है? तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि नई दिल्ली के अंदर हाल ही में इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन किया गया था और उसका उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो उसी दौरान इन्होंने देश के अंदर 5G सेवाओं का शुभारंभ कर दिया है। हालांकि मैंने आपको बताया कि अभी ये कुछ ही शहरों के अंदर शुरू किया गया है। तो यहाँ पर से उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए, यानी कि नरेंद्र मोदी। गुजरात विश्वविद्यालय में महिला उद्यमियों के लिए हर स्टार्ट नामक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म किसने शुरू किया है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हाल ही में भारत की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, वो गुजरात की यात्रा पर गई हुई थी और ये राष्ट्रपति बनने के बाद ये इनकी गुजरात की पहली यात्रा थी। तो इस दौरान इन्होंने कई सारी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। साथ ही इन्होंने गुजरात विश्वविद्यालय के एक प्लेटफॉर्म का भी उद्घाटन किया है जो कि एक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म है महिला उद्यमियों के लिए और इसका नाम है हर स्टार्ट। तो ये जो हर स्टार्ट नाम का प्लेटफॉर्म है ये महिला उद्यमियों की हेल्प करेगा और इसको लॉन्च किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन सी। अब यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा देश दुनिया के सबसे बड़े चीनी उत्पादक देश के रूप में उभरा है। तो दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश बन गया है अपना भारत। सो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि चीनी सत्र 2021-22 के दौरान भारत में 359 लाख मीट्रिक टन चीनी का उत्पादन किया गया है। 359 लाख मीट्रिक टन। आप यहाँ पर पूरा डेटा देख सकते हैं शुगर सीजन 2021-22 का कि किस तरीके से यहाँ पर 359 लाख मीट्रिक टन चीनी का उत्पादन किया गया है। हालांकि इसमें से ये डेटा आपसे नहीं पूछा जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं भारत में 5000 लाख मीट्रिक टन जो है ये गन्ने का उत्पादन हुआ था इस सीजन में।
फिर इसमें से 3,574 लाख मीट्रिक टन जो गन्ना है उसका इस्तेमाल करके 394 लाख मीट्रिक टन चीनी का उत्पादन किया गया भारत के शुगर मिल्स के द्वारा, यानी कि चीनी मिलों के द्वारा 394 लाख मीट्रिक टन शुगर का उत्पादन किया गया। अब ये नेट उत्पादन नहीं था क्योंकि इसमें से 35 लाख मीट्रिक टन जो चीनी है उसका इस्तेमाल किया गया एथेनॉल के उत्पादन में। तो 35 लाख मीट्रिक टन जो चीनी है उसका इस्तेमाल किया गया भारत में एथेनॉल के उत्पादन में। तो नेट चीनी का उत्पादन कितना रहा? 359 लाख मीट्रिक टन। अब इसमें से आप ये भी देख सकते हैं कि लगभग 110 LMT जो है ये भारत से चीनी को निर्यात भी किया गया है। बाकी जो है वो भारत ने खुद कंज्यूम किया है। लगभग 110 लाख मीट्रिक टन जो है ये चीनी का निर्यात भी किया गया है। तो इस सब डेटा के बाद आपको याद क्या रखना है वो मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो भारत है ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर बन चुका है, यानी कि चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक भी है भारत और चीनी का सबसे बड़ा कंज्यूमर भी भारत है, यानी कि कंजप्शन भी भारत के अंदर सबसे ज़्यादा होता है। इसके अलावा भारत निर्यात के मामले में अगर आपसे पूछें तो एक्सपोर्ट के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है। तो ये सब आपको याद रखना है। किस भारतीय जीवन बीमा कंपनी ने इंश्योर इंडिया नामक एक अभियान की शुरुआत की है? तो ये बेसिकली एक जागरूकता अभियान है जिसको शुरू किया है HDFC लाइफ इंश्योरेंस ने। तो लाइफ इंश्योरेंस का क्या महत्व है उसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए इंश्योर इंडिया नाम का अभियान शुरू किया है HDFC लाइफ इंश्योरेंस ने। चिकित्सा के लिए 2022 का नोबेल पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है? तो नोबेल पुरस्कार 2022 जो हैं वो अनाउंस हो चुके हैं। तो सभी जो 6 कैटेगरी हैं वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। सबसे पहले पूछा गया है कि चिकित्सा का जो नोबेल पुरस्कार है ये किसको दिया गया है? चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार इस बार दिया गया है मशहूर आनुवंशिकी साइंटिस्ट स्वांते पाबो को। स्वांते पाबो कौन से देश से हैं ये भी आपसे पूछ सकते हैं। ये स्वीडन के वैज्ञानिक हैं और इन्होंने ह्यूमन एवोल्यूशन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की है, तो उसी के चलते इनको इस बार का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो ये स्वीडन से हैं और इनका नाम है स्वांते पाबो। इसी तरीके से यहाँ पर पूछा गया है कि रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2022 किसको दिया गया है? तो इस बार केमिस्ट्री का जो नोबेल पुरस्कार है वो इन 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है। इनमें से एक महिला भी हैं जिनका नाम है कैरोलिन बटोरजी। इसके अलावा जो 2 अन्य हैं उनमें से एक है मार्टिन मेल्डल और तीसरे हैं बैरी शार्पलेस। तो ये वो 3 वैज्ञानिक हैं जिनको इस बार रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इनको क्लिक केमिस्ट्री पर काम करने के लिए दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। इनमें से कैरोलिन बटोरजी और बैरी शार्पलेस जो हैं ये दोनों अमेरिका से हैं, जबकि जो मार्टिन मेल्डल हैं ये हैं डेनमार्क से। तो ऐसे आपको याद रखना है इनकी कंट्रीज। यहाँ पर जो ऑप्शन सी में लिखा है बैरी शार्पलेस जो कि अमेरिका के एक मशहूर केमिस्ट हैं, तो इनके बारे में आपको विशेष रूप से याद रखना है क्योंकि ये 2 बार नोबेल पुरस्कार जीत चुके हैं। सन 2001 में इनको मिला था केमिस्ट्री के अंदर ही और इस साल भी इनको केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार मिला है और इस तरीके से ये 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाले 5वें वैज्ञानिक बन चुके हैं। तो ये 5वें व्यक्ति हैं जिनको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। 2022 के भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है? तो फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार यहाँ पर पूछा गया है। तो इस बार जो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार है ये इन 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है, एलन आस्पेक्ट, जॉन एफ क्लॉजर और तीसरे व्यक्ति हैं एंटन जेलिंगर। सो यहाँ पर उत्तर होगा उपरोक्त सभी। और याद रखिएगा इनको ये पुरस्कार क्वांटम मैकेनिज्म की फील्ड में शोध के लिए दिया गया है। अगर हम बात करें ये कौन कौन से देश से हैं तो एलन आस्पेक्ट जो हैं ये हैं फ्रांस कंट्री से, जॉन एफ क्लोजर जो हैं ये हैं अमेरिका से और एंटन जेलिंगर जो हैं ये हैं ऑस्ट्रिया से। तो इस तरीके से आपको इनकी कंट्रीज भी याद रखनी है। इनमें से किस फ्रांसीसी लेखिका को साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है? तो साहित्य यानी कि लिटरेचर का जो इस बार नोबेल पुरस्कार है वो इन महिला को दिया गया है जिनका नाम है एनी आर्नोक्स। और ये किस कंट्री से हैं ये क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है। ये फ्रांस की मशहूर लेखिका हैं जिनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है। देन इसके बाद अगला जो सवाल है यहाँ पर पूछा गया है कि शांति का नोबेल पुरस्कार इस बार किसको दिया गया है? तो पीस की फील्ड में जो नोबेल पुरस्कार है वो इन व्यक्ति को दिया गया है और बाकी जो 2 हैं ये संस्थानों को दिया गया है। तो एक व्यक्ति को और 2 संस्थानों को दिया गया है इस बार का शांति का नोबेल पुरस्कार। तो ये जो व्यक्ति हैं इनका नाम है एलेस बियालियात्स्की। एलेस बियालियात्स्की जो हैं वैसे तो इनका जन्म रूस में हुआ था लेकिन ये आज के समय बेलारूस के नागरिक हैं। तो आपको ध्यान रखना है ये बेलारूस के नागरिक हैं और ये एक मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं।
तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। और बाकी जो दो संगठन हैं इनके बारे में भी आपको बताता हूँ। जो यहाँ पर एम दिख रहा है, एम जैसा सिंबल, ये है इसका नाम मेमोरियल। तो मेमोरियल नाम की जो संस्था है ये है रसिया के अंदर, और इसको इस बार का नोबेल पीस प्राइज दिया गया है। और ये जो टाई जैसा आपको लोगो दिख रहा है ये यूक्रेन की एक संस्था है जिसका नाम है सेंटर ऑफ सिविल लिबर्टीज। तो ये संस्था कौन से देश की है? ये संस्था यूक्रेन की है। तो ऐसे आपको पूछा जा सकता है कि ये संस्था कौन से देश की है, तो इन कंट्रीज का नाम भी याद रखना है। मेमोरियल जो है ये रसिया की संस्था है, और सेंटर ऑफ सिविल लिबर्टीज जो है ये यूक्रेन की संस्था है। तो इस तरीके से इस बार का जो नोबेल पीस प्राइज है ये एक व्यक्ति को और दो संस्थानों को दिया गया है। अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है ये इस बार किसको दिया गया है? तो इकोनॉमिक्स की फील्ड का जो नोबेल पुरस्कार है वो इन तीन महान अर्थशास्त्रियों को दिया गया है, और ये तीनों ही अमेरिका से हैं। तो कंट्री तो याद रखना यहाँ पर बहुत ही आसान है, ये तीनों ही अमेरिका के मशहूर अर्थशास्त्री हैं। इनमें से एक का नाम है बेन बर्नानके, दूसरे हैं डगलस डायमंड, और तीसरे व्यक्ति हैं फिलिप डायबविग। तो इन सभी को सम्मानित किया गया है। सो आंसर होगा उपरोक्त तो सभी। यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि इनको ये पुरस्कार क्यों दिया गया है। तो इनको ये पुरस्कार दिया गया है बैंकों और फाइनेंशियल क्राइसिस पर रिसर्च के लिए। तो बैंकों और वित्तीय जो संकट हैं उनके ऊपर रिसर्च के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन अपॉइंटमेंट से है। आपको बताना है कि गेल इंडिया के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बन गए हैं। तो गेल इंडिया लिमिटेड जो है ये भारत की एक महारत्न कंपनी है, और इसके नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हाल ही में बन गए हैं संदीप कुमार गुप्ता। इससे पहले तक मनोज जैन थे, लेकिन अब उनकी जगह ले ली है संदीप कुमार गुप्ता ने। तो गेल इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने हैं? संदीप कुमार गुप्ता। आपको यहाँ पर यह भी बता दूं कि महारत्न कंपनियों की बात हो रही है, तो भारत के अंदर अब 12 महारत्न कंपनियां हो चुकी हैं। जो 12वीं महारत्न कंपनी हाल ही में बनी थी उसका नाम है REC लिमिटेड। REC लिमिटेड यानी कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है ये देश की 12वीं महारत्न कंपनी बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन अवार्ड्स के बारे में है। यहाँ पर आपको बताना है कि 32वें बिहारी पुरस्कार से किसको सम्मानित किया जाएगा। तो देखिए जो बिहारी पुरस्कार होता है ये आपको पता है एक मशहूर कवि थे बिहारी, तो उन्हीं के नाम पर यह दिया जाता है, और इसकी स्थापना की थी के बिरला फाउंडेशन ने। यानी कि ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, और ये सिर्फ राजस्थानी या फिर हिंदी भाषा के अंदर लिखे गए कार्यों को ही मिलता है। साथ ही यहाँ पर एक कंडीशन ये भी है कि जो लेखक है वो राजस्थान का ही हो सकता है, यानी कि ये सिर्फ राजस्थान के ही लेखकों को मिलता है, लेकिन उनके 2 लैंग्वेजेस में कार्यों को मिल सकता है, राजस्थानी में या फिर हिंदी में। तो इस बार ये जो पुरस्कार है ये दिया गया है डॉक्टर माधव हाडा को। डॉक्टर माधव हाडा जो है ये एक मशहूर लेखक हैं, और इनको इस बार का 32वां बिहारी पुरस्कार दिया जाएगा। एक बात यहाँ पर आपको बता दूं, इसमें यह भी पूछते हैं कि कौन सी पुस्तक के लिए मिला है। तो इनको जिस पुस्तक के लिए दिया गया है उसका नाम है पच रंग चोला पहर सखी रे। पच रंग चोला पहर सखी री। तो ये जो बुक है ये 2015 में लॉन्च हुई थी, और इसी के लिए इनको 2022 का 32वां बिहारी पुरस्कार दिया जाएगा। हाल ही में विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर का पूर्वानुमान घटा करके कितने % कर दिया है। तो देखिए वर्ल्ड बैंक ने पहले अनुमान दिया था 7.5%, लेकिन अब इसको सीधे 1% कम करके कर दिया है 6.5%। यानी कि वर्ल्ड बैंक का मानना है कि मौजूदा वित्त वर्ष में भारत की GDP ग्रोथ रेट होगी 6.5%। वर्ल्ड बैंक की अगर हम बात करें तो इसका मुख्यालय अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC के अंदर है, और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो अमेरिका के ही व्यक्ति हैं जिनका नाम है डेविड मैल्पस। अंकटाड की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत की GDP विकास दर क्या होगी। तो देखिए यूनाइटेड नेशन की ही एक संस्था है जिसको बोलते हैं UNCTAD, यानी कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो ये जो संस्था है इसके मुताबिक 2022 में भारत की GDP विकास दर होगी 5.7%। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जो अंकटाड नाम की संस्था है इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। पर्यावरण मंत्रालय ने कितने वर्षों के लिए चीता टास्क फोर्स का गठन किया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 वर्ष के लिए। देखिए आपको पता होगा सितंबर महीने के अंदर मैंने आपको बताया था कि नामीबिया जो कंट्री है अफ्रीका महाद्वीप का,
नामीबिया से भारत के अंदर टोटल 8 चीते लाए गए हैं और उनको ला करके मध्य प्रदेश राज्य के कूनो नेशनल पार्क के अंदर रखा गया है। तो इन चीतों की निगरानी करने के लिए हाल ही में भारत सरकार ने, जो भारत सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है, उसने एक चीता टास्क फोर्स का गठन किया है जिसका मेन काम होगा इनकी निगरानी करना। तो इसमें टोटल 9 मेंबर्स होंगे और इसका काम होगा 2 सालों तक इनकी निगरानी करना, यानी कि यहाँ पर आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो 8 चीते लाए गए थे और इनकी निगरानी के लिए 9 सदस्यीय चीता टास्क फोर्स का गठन किया गया है। 3 अक्टूबर को स्वदेश निर्मित किस हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर को औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है? तो हाल ही में राजस्थान राज्य के जोधपुर एयरबेस पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और उसी के दौरान भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर को इंडियन एयरफोर्स में औपचारिक रूप से शामिल कर लिया गया है और इसको रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नाम दिया है प्रचंड। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये जो हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, जिसको मेनली भारत के जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहां पर तैनात करने के लिए हिसाब से डिजाइन किया गया है, तो इसका नाम क्या रखा गया है? प्रचंड। हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को जो बाइडेन के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर आप जिनको देख रहे हैं ये एक मशहूर अमेरिकी वैज्ञानिक हैं और भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। इनका नाम है डॉक्टर विवेक लाल। तो डॉक्टर विवेक लाल जो हैं इनको हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आपको बता दूं कि अभी के समय अमेरिका के अंदर जो जनरल एटॉमिक्स है, जो जनरल एटॉमिक्स कंपनी है, उसके ये मुख्य कार्यकारी हैं और इससे पहले इन्होंने लॉकहीड मार्टिन में भी काम किया था। तो इन्हीं को हाल ही में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको यहाँ पर यह बताना है कि निर्वाचन आयोग ने आकाशवाणी के ऊपर वर्ष भर चलने वाले किस वोटर जागरूकता कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो हाल ही में भारत के निर्वाचन आयोग ने एक वोटर जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत की है, यानी कि भारत के मतदाताओं को जागरूक करने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया गया है जो कि आकाशवाणी के ऊपर प्रसारित किया जाएगा। तो इस कार्यक्रम का नाम क्या रखा गया है? इस कार्यक्रम को नाम दिया गया है मतदाता जंक्शन, यानी कि वोटर जंक्शन। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अब ये जो मतदाता जंक्शन कार्यक्रम है ये टोटल 52 एपिसोड्स की एक सीरीज है, यानी कि इसमें टोटल 52 एपिसोड्स आएंगे और हर हफ्ते सिर्फ एक ही एपिसोड यहाँ पर आकाशवाणी के ऊपर प्रसारित किया जाएगा। यानी कि इस तरीके से आप देख सकते हैं लगभग 1 साल तक ये वोटर जागरूकता कार्यक्रम चलेगा जिसका नाम है मतदाता जंक्शन। और एक चीज़ यहाँ पर आपको और बता दूं कि जो निर्वाचन आयोग के वर्तमान प्रमुख हैं, यानी कि भारत के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं राजीव कुमार, उन्होंने ही इसका शुभारंभ किया है। किस फार्मूला 1 ड्राइवर ने सिंगापुर ग्रां प्री 2022 जीत ली है? तो सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स जो है ये फार्मूला 1 रेस हाल ही में हुई थी और इसको जीत लिया है सर्जियो पेरेस ने। सर्जियो पेरेस ये कौन से देश से हैं? ये मैक्सिको कंट्री के एक मशहूर फार्मूला 1 ड्राइवर हैं और इन्होंने इस बार की सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स जीत ली है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 2022 के अंदर अभी तक जितनी भी फार्मूला 1 रेस हुई हैं और इनको किसने जीता है ये सभी यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है। जैसे कि अगर हम सर्जियो पेरेस की ही बात करें तो इन्होंने इस साल सिर्फ 2 रेस जीती है, एक तो मोनाको ग्रैंड प्रिक्स और दूसरा इन्होंने जीता है सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स। तो सबसे पहले इन्होंने मोनाको ग्रैंड प्रिक्स जीता था और अभी इन्होंने जीता है सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स। बाकी भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि केंद्र सरकार और भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC ने IDBI बैंक के अंदर अपनी कितने % हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले आपको बता दूं कि जो IDBI बैंक है इसमें अभी के समय LIC और जो भारत सरकार है दोनों की मिलाकर के जो टोटल हिस्सेदारी है वो है 94.72%। अब इसमें LIC का भी कुछ शेयर है, यानी कि कुछ हिस्सेदारी LIC की भी है और इसी तरीके से कुछ हिस्सेदारी भारत सरकार की भी है। तो यहाँ पर LIC की हिस्सेदारी ज़्यादा है यानी कि 49.24%, जबकि भारत सरकार की हिस्सेदारी है 45.48%। तो अब यहाँ पर क्या हुआ है, दोनों ने ही अपनी हिस्सेदारी को बेचने का फैसला किया है। यहाँ पर जो LIC और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है दोनों अपनी हिस्सेदारी जो है वो 60.72% बेच देंगे। तो यहाँ पर मैं आपको अलग से बता रहा हूँ एक साइड में टोटल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 94.72% पहले था, 60.72% ये दोनों मिलाकर के बेचेंगे। तो इनके पास अब कितनी हिस्सेदारी रहेगी? 34%। यानी कि क्लियरली
34% ही हिस्सेदारी इन दोनों की मिलाकर के बचेगी। यहाँ पर आपको ये भी बता देता हूँ, जो 60.72% हिस्सेदारी दोनों ने बेचने का फैसला किया है, तो कौन यहाँ पर कितना बेचेगा इसको याद रखना भी काफ़ी आसान है। तो ऐसे आपको याद रखना है 30 पॉइंट जो भी यहाँ पर पॉइंट में है 24%, ऐसे ही 30.48 यहाँ पर है तो 48%, यानी कि दोनों ने ही लगभग 60.72% बेचने का फैसला किया है। तो इस तरीके से LIC की जो हिस्सेदारी है वो सिर्फ 19% बचेगी और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसकी हिस्सेदारी बचेगी 15%, और इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 34%। तो अब यहाँ पर कुछ भी पूछा जाए आप आंसर कर सकते हैं। यहाँ पर पूछा गया था कि जो केंद्र सरकार और LIC है इन दोनों ने IDBI बैंक में अपनी हिस्सेदारी का कितना बेचने का फैसला किया है, तो दोनों मिलाकर पूछा गया है, यानी कि 60.72% ये हिस्सेदारी बेचेंगे। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से आपको इसको याद रखना है। और एक बात आपको और बता दूं, IDBI बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। अब ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है। आपको बताना है कि हाल ही में किस संगठन ने दुनिया के पहले सिंगल चार्जर नियम को अपनाने की मंजूरी दी है। यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी कि यूरोपीय संघ। तो यूरोपीय संघ की जो संसद है इसने हाल ही में एक नियम पारित किया है जिसमें यह बोला गया है कि जो मोबाइल फ़ोन होता है, ऐसे ही जो टैबलेट होता है या फिर जो कैमरे हैं, उनके लिए एक ही स्टैंडर्ड चार्जर को अपनाना होगा। यानी कि इन सभी के लिए एक ही स्टैंडर्ड चार्जर होगा जो कि सभी में लग जाएगा। इससे क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉनिक कचरा उत्पन्न होता है उसमें कमी आएगी। तो सिंगल चार्जर नियम को अपनाने की मंजूरी दी है यूरोपीय संघ ने, जिसका मुख्यालय बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। और यहीं पर आपको पता होगा ब्रुसेल्स के अंदर ही नाटो का भी हेडक्वार्टर है। यूरोपीय संघ में टोटल 27 देश हैं, तो इसी ने हाल ही में सिंगल चार्जर नियम को मंजूरी दी है। हालांकि आपको बता दूं कि ये जो नियम है ये 2024 के अंत तक लागू होगा। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, यानी कि जो AMFI है, ये भारत के अंदर जो भारत की म्यूचुअल फंड्स कंपनियां हैं उनका ये संघ है। तो इसके अध्यक्ष के रूप में किसे फिर से चुन लिया गया है। तो इसका आंसर करना बहुत ही आसान है, क्योंकि अभी तक इसके जो अध्यक्ष थे A बालासुब्रमण्यम, इन्हीं को एक बार फिर से चुन लिया गया है। सो आंसर होगा ऑप्शन डी। और AMFI का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई के अंदर। 2 अक्टूबर को नई दिल्ली के अंदर फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0 का शुभारंभ किसने किया है। तो देखिए, जैसा कि आपको पता होगा, साल 2019 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कार्यक्रम की शुरुआत की थी जिसका नाम था फिट इंडिया मूवमेंट, जिसका मेन मकसद था कि देश के युवाओं को फिट रखना है। तो फिट इंडिया जो मूवमेंट शुरू किया गया था PM नरेंद्र मोदी के द्वारा, उसी के अंतर्गत हर साल फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया जाता है। तो इस बार इसका तीसरा संस्करण है जिसका हाल ही में शुभारंभ किया है भारत के 2 केंद्रीय मंत्रियों ने संयुक्त रूप से। एक तो भारत के खेल और युवा मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, और दूसरे कौन है, भारत के जो कानून और न्याय मंत्री हैं किरेन रिजिजू। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। और यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं, क्लियरली आपको नहीं दिख रहा होगा लेकिन आपको बता दूं कि ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2 अक्टूबर से लेकर के ये 31 अक्टूबर तक चलेगा, यानी कि ये पूरे महीने तक चलने वाला है। 2 अक्टूबर को होती है गांधी जयंती और 31 अक्टूबर को क्या होता है, भारत के जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं उनकी जयंती होती है, जिसको एकता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस पूरे महीने में एक और कार्यक्रम भी आयोजित किया जा रहा है, बेसिकली एक अभियान का आयोजन किया जा रहा है जिसका नाम है स्वच्छ भारत अभियान, जिसका मेन मकसद है कि पूरे देश के अंदर स्वच्छता के बारे में लोगों को जागरूक करना है। हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी का प्रतिष्ठित नंसेन पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी जो है इसको बोला जाता है UNHCR, यानी कि यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, यानी कि शरणार्थियों के कल्याण के लिए ये संस्था काम करती है। और इसके द्वारा एक पुरस्कार दिया जाता है जिसको बोलते हैं नानसेन शरणार्थी पुरस्कार। इस बार ये जो प्राइज है ये दिया गया है जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल को। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2022 UNHCR नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड जो है ये दिया गया है जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल को। इनको ये पुरस्कार क्यों दिया गया है, क्योंकि 2015-16 के दौरान इन्होंने जर्मनी के अंदर लगभग 1.2 मिलियन शरणार्थियों को वेलकम किया था और उसी के चलते इनको ये पुरस्कार दिया गया है। यूनेस्को के द्वारा प्रत्येक वर्ष विश्व शिक्षक दिवस यानी कि वर्ल्ड टीचर्स डे किस दिन मनाया जाता है। तो इसको याद रखना बहुत ही आसान है। आपको पता है कि भारत के अंदर जो शिक्षक दिवस होता है वो होता है 5 सितंबर को।
तो इससे जस्ट अगले महीने इसी तारीख को यानी कि 5 अक्टूबर को होता है विश्व शिक्षक दिवस। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि 5 अक्टूबर। अब इसी के साथ देखते हैं कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज मनाए गए हैं और अगर उनकी कोई थीम महत्वपूर्ण हुई तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले 1 अक्टूबर को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। तो ओल्डर पर्सन्स के लिए ये दिवस होता है 1 अक्टूबर को। इसका इस बार विषय है रेजिलियंस ऑफ ओल्डर पर्सन्स इन ए चेंजिंग वर्ल्ड। फिर 2 अक्टूबर ये आप सभी को पता है कि महात्मा गांधी की जयंती होती है, तो इसको अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है और ये जो दिवस है ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। फिर इसके बाद 3 अक्टूबर को मनाया गया है विश्व पर्यावास दिवस या फिर इसी को विश्व आवासन दिवस भी कहा जाता है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं वर्ल्ड हैबिटेट डे। और ये जो फिक्स नहीं होता है, हर साल ये अक्टूबर महीने के पहले सोमवार को मनाया जाता है, जो कि इस बार था 3 अक्टूबर को। इस बार के वर्ल्ड हैबिटेट डे की थीम रखी गई है माइंड द गैप, लीव नो वन एंड प्लेस बिहाइंड। फिर इसके बाद 4 अक्टूबर को मनाया गया है विश्व पशु कल्याण दिवस यानी कि वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे। तो पशु कल्याण के लिए यह दिवस होता है और इसी को नॉर्मली वर्ल्ड एनिमल डे भी बोल देते हैं। तो ये 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। फिर इसके बाद 5 अक्टूबर को मनाया गया है विश्व शिक्षक दिवस यानी कि वर्ल्ड टीचर्स डे, जिसका इस बार विषय है द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन बिगिंस विद टीचर्स। फिर इसके बाद आपको एक ही याद रखना है 7 अक्टूबर। तो 7 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व कपास दिवस यानी कि वर्ल्ड कॉटन डे। इस बार का विषय है वेविंग ए बेटर फ्यूचर फॉर कॉटन। तो ये सभी डेज एंड थीम्स आपको याद रखने हैं अक्टूबर के फर्स्ट वीक में। किस भारतीय वैज्ञानिक को देवेंद्र लाल मेमोरियल मेडल 2022 प्रदान किया गया है? तो देवेंद्र लाल मेमोरियल मेडल 2022 जो है ये अमेरिकन जियोफिजिकल यूनियन के द्वारा दिया जाता है और इस बार ये पुरस्कार एक भारतीय वैज्ञानिक को दिया गया है जिनका नाम है डॉक्टर रॉक्सी मैथ्यू कॉल। और इनको ये पुरस्कार क्यों दिया गया है? इनको ये पुरस्कार दिया गया है अर्थ और स्पेस साइंस में इनके आउटस्टैंडिंग रिसर्च के लिए, यानी कि पृथ्वी और अंतरिक्ष विज्ञान में इनके उल्लेखनीय शोधों के लिए दिया गया है इस बार का देवेंद्र लाल मेमोरियल मेडल। सो यहाँ पर आंसर होगा डॉक्टर रॉक्सी मैथ्यू कॉल। हाल ही में जम्मू कश्मीर के किस जिले के अंदर अपनी तरह का पहला पक्षी महोत्सव 2022 आयोजित किया गया है? तो हाल ही में जम्मू कश्मीर के अंदर जो अनंतनाग जिला है यहाँ पर अपनी तरह का पहला बर्ड फेस्टिवल 2022 का आयोजन किया गया था। अनंतनाग जिले के अंदर जो जगह है पहलगाम, वहीं पर इसका आयोजन किया गया था। साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो यहाँ का पहला मल्टीप्लेक्स ओपन हुआ है वो कहाँ पर ओपन हुआ है? वो श्रीनगर के अंदर ओपन किया गया है। हाल ही में स्पेस एक्स क्रू 5 मिशन के जरिए कितने व्यक्तियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर पहुंचाया गया है? तो जैसा कि यहाँ पर आप नाम से समझ सकते हैं स्पेस एक्स क्रू 5 नाम का जो मिशन भेजा गया है ये नासा का मिशन है। तो पहली बात आपको याद रखनी है ये मिशन किसका है? ये नासा का मिशन है, जबकि इसको लॉन्च किया गया है स्पेस एक्स के द्वारा और इसी के चलते इसको नाम दिया गया था स्पेस एक्स क्रू 5। तो इसमें 4 अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर भेजा गया है। सो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब ये जो 4 अंतरिक्ष यात्री गए हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, उनकी यहाँ पर आप तस्वीर देख सकते हैं। इनमें से 2 तो अमेरिका से हैं, 2 हैं अमेरिका से, 1 रसिया से हैं और 1 है जापान से। इसमें से जो अमेरिका से हैं इनका नाम आपको याद रखना है, क्योंकि ये जो व्यक्ति हैं ये अमेरिकी मूल की पहली व्यक्ति हैं जो कि अंतरिक्ष में गई है। ये मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूछा गया है कि अंतरिक्ष में जाने वाली अमेरिकी मूल की पहली महिला कौन बन गई है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि निकोल मान। तो जो मैंने आपको तस्वीर में दिखाया था ये है निकोल मान, जो कि अमेरिका की एक अंतरिक्ष यात्री हैं। हाल ही में इन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ये गई है। आपको यहाँ पर बता दूं कि हालांकि इससे पहले भी अमेरिका की कई सारी जो महिलाएं हैं वो अंतरिक्ष में गई हैं, लेकिन वो सभी विदेशी मूल की थी, यानी कि उनका जन्म विदेशों में हुआ था, वो बाद में अमेरिका के अंदर गई थी। तो अमेरिकी मूल की जो पहली महिला बनी है जो कि अंतरिक्ष में गई, उनका नाम है निकोल मान। यस बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसको नियुक्त कर दिया गया है? तो यस बैंक जो कि भारत का एक प्राइवेट बैंक है, इसके एमडी और सीईओ कौन बने हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी कि प्रशांत कुमार।
तो प्रशांत कुमार जो हैं ये यस बैंक के एमडी और सीईओ बन गए हैं। अगर आपसे पूछें कि यस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है तो याद रखिएगा इसका मुख्यालय है मुंबई के अंदर। 5 अक्टूबर को सेना का चीता हेलीकॉप्टर कौन से स्थान पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है? तो हाल ही में भारतीय सेना का एक चीता हेलीकॉप्टर जो है वो अरुणाचल प्रदेश के तवांग में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इसमें जो 2 पायलट थे उसमें से एक की डेथ हो गई है। सो यहाँ पर आंसर होगा तवांग, अरुणाचल प्रदेश। तेलंगाना राष्ट्र समिति का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो तेलंगाना राष्ट्र समिति का नाम आपने जरूर सुना होगा क्योंकि ये आज के समय तेलंगाना जो राज्य है उसकी सत्ताधारी पार्टी है और इसी के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है के चंद्रशेखर राव और वो इस समय तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं। तो अभी हाल ही में क्या हुआ है, जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव जो कि इस पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, अब इन्होंने राष्ट्रीय राजनीति में उतरने का फैसला किया है और इसी के चलते अपनी ये जो पार्टी है उसको एक राष्ट्रीय नाम भी दिया है। अब इनको नाम दिया गया है भारत राष्ट्र समिति, यानी कि जो तेलंगाना राष्ट्र समिति है उसका नाम हो गया है भारत राष्ट्र समिति। सो आंसर हो गया ऑप्शन ए। साल 2022 के लिए शास्त्र रामानुजम पुरस्कार किसको दिया गया है? तो 2022 के लिए शास्त्र रामानुजम पुरस्कार जो है ये अमेरिका के अंदर जो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी है उसमें एक सहायक प्रोफेसर हैं युंकिंग तांग, तो इनको ये पुरस्कार दिया जाएगा। आपको बता दूं कि जो रामानुजम हैं जिनके नाम पर ये पुरस्कार दिया जाता है वो भारत के एक महान गणितज्ञ थे, तो उन्हीं के नाम पर ये पुरस्कार दिया जाता है। और ये जो शस्त्र है यहाँ पर ये उस संस्था का नाम है जिसके द्वारा ये पुरस्कार मिलता है। तो इस शस्त्र का फुल फॉर्म है सनमुग आर्ट साइंसेस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च एकेडमी। तो इसी संस्था के द्वारा ये रामानुजम पुरस्कार दिया जाता है और 2022 के लिए दिया जाएगा युंकिंग तांग को। हाल ही में महात्मा गांधी की 153वीं जयंती के अवसर पर किस राज्य की सरकार ने वंदे मातरम पहल शुरू की है? तो इस बार महात्मा गांधी की 153वीं जयंती मनाई गई है 2 अक्टूबर 2022 को और उस अवसर पर महाराष्ट्र की सरकार ने वंदे मातरम पहल की शुरुआत की है। इस वंदे मातरम पहल के अंतर्गत जो महाराष्ट्र के अंदर सरकारी कर्मचारी हैं उनको फोन कॉल के ऊपर हेलो की बजाय बोलना होगा वंदे मातरम। तो हेलो की जगह वो बोलेंगे वंदे मातरम। 30 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक पोषण उत्सव का आयोजन कौन से स्थान पर किया गया है? तो जैसा कि मैंने आपको सितंबर महीने की वीडियो के अंदर बताया था कि पूरे सितंबर महीने को पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। तो कौन सा मंत्रालय मनाता है पोषण माह? ये मनाता है भारत का महिला और बाल विकास मंत्रालय। तो महिला और बाल विकास मंत्रालय ने ही पोषण माह की जैसे ही समाप्त हुआ यानी कि 30 सितंबर को, तो 30 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक एक कार्यक्रम का आयोजन किया जिसका नाम था पोषण उत्सव। तो इसका मेन मकसद यही था कि लोगों को उचित पोषण के बारे में जागरूक किया जाए। ये कहाँ पर हुआ था? ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था कर्तव्य पथ पर, जो कि आप जानते हैं नई दिल्ली में है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि नई दिल्ली। तो नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर इसका आयोजन किया गया है जिसको पहले राजपथ बोला जाता था, लेकिन पिछले महीने उसका नाम चेंज करके कर दिया गया था कर्तव्य पथ। और अगर आपसे पूछें कि इसका उद्घाटन किसने किया था, तो इस पोषण उत्सव का उद्घाटन किया था भारत की महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी के द्वारा। अब ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने, जिसको शॉर्ट में FIH कहा जाता है, तो उसके द्वारा साल के जो सबसे बेस्ट हॉकी खिलाड़ी रहे हैं उनको सम्मानित किया गया है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि FIH पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर 2021-22 का खिताब किसको दिया गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का ये मतलब हुआ कि 2021-22 सीजन में दुनिया के सबसे बेस्ट पुरुष हॉकी खिलाड़ी कौन रहे। तो ये पुरस्कार मिला है भारतीय को। यहाँ पर आप देख सकते हैं हॉकी स्टार अवार्ड्स जो दिए गए हैं FIH के द्वारा, इसमें FIH प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है भारत के हरमनप्रीत सिंह को। आपको याद होगा 2021 के अंदर भी यानी कि पिछले साल भी इन्हीं को यह पुरस्कार मिला था। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि हरमनप्रीत सिंह। तो इसी के साथ मैं आपको सारे ही इंपॉर्टेंट अवार्ड्स दिखा देता हूँ। इस बार के जो FIH हॉकी स्टार अवार्ड्स दिए गए हैं वो किन को मिले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें सबसे मेन होता है FIH प्लेयर ऑफ द ईयर, यानी कि साल के सबसे बेस्ट हॉकी खिलाड़ी कौन रहे। तो इसमें आप देख सकते हैं पुरुषों में ये पुरस्कार दिया गया है हरमनप्रीत सिंह को, जो कि हैं भारत के खिलाड़ी। महिलाओं में ये पुरस्कार जो है ये नीदरलैंड के खिलाड़ी को मिला है जिनका नाम है फेलिस एल्बर्स। तो विशेष रूप से जो भारत के यहाँ पर विजेता हैं उनके नाम तो आपको जरूर याद रखने हैं, एग्जाम में उनके बारे में निश्चित रूप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
तो पुरुषों में विजेता कौन बने हैं? हरमनप्रीत सिंह। इसी तरीके से जो उभरते हुए खिलाड़ी हैं उनको अवार्ड दिया जाता है राइजिंग स्टार अवार्ड। तो FIH राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है ये पुरुषों में दिया गया है फ्रांस के खिलाड़ी को। तो अगर आप इनका नाम यही नहीं भी याद रखते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं जो महिलाओं का जो पुरस्कार है ये दिया गया है भारत की युवा हॉकी खिलाड़ी मुमताज़ खान को। तो FIH राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर का पुरस्कार भारत की महिलाओं के अंदर दिया गया है मुमताज़ खान को। फिर इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं FIH गोलकीपर ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है ये दोनों ही कैटेगरी में यानी कि पुरुषों और महिलाओं में भारतीयों को मिला है। यानी कि पुरुष हॉकी टीम के जो गोलकीपर हैं PR श्रीजेश को पुरुषों में और महिलाओं में सविता पुनिया को। अगर आप मेरी वीडियोस को काफ़ी लंबे समय से देख रहे हैं तो आपको पता होगा पिछले साल भी मैंने आपको ऐसा ही बताया था और PR श्रीजेश और सविता पुनिया को भी पिछले भी साल गोलकीपर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया था। यानी कि इन्होंने लगातार दूसरी बार जीत हासिल की है। फिर इसके बाद FIH कोच ऑफ द ईयर यानी कि साल के सबसे बेस्ट कोच कौन रहे, तो भारतीय जो टीमें हैं उनके जो कोच हैं उन्हीं को ये अवार्ड मिला है। जैसे कि पुरुषों की जो भारतीय टीम है उसके कोच कौन हैं? ग्राहम रीड, ये ऑस्ट्रेलिया के व्यक्ति हैं, तो इनको पुरुषों की टीम के लिए दिया गया है। इसी तरीके से महिलाओं की टीम के लिए दिया गया है जेनेके स्कोपमैन को, जो कि है नीदरलैंड की। तो इस तरीके से आपको इन सभी को याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर मैंने प्रैक्टिस के लिए आपके लिए कुछ क्वेश्चंस भी लिख दिए हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको बताना है FIH पुरुष गोलकीपर ऑफ द ईयर 2021-22 के रूप में किसको सम्मानित किया गया है। तो FIH पुरुष गोलकीपर के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो गोलकीपर ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है वो महिलाओं और पुरुषों दोनों में ही भारतीय गोलकीपरों को दिया गया है। यानी कि यहाँ पर आंसर हो जाएगा PR श्रीजेश। PR श्रीजेश। सेम इसी तरीके से पूछा गया है कि महिला गोलकीपर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको मिला है। तो भारत की जो महिला हॉकी टीम की जो गोलकीपर हैं सविता पुनिया, उनको ये पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि महिला वर्ग में FIH राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2021-22 का सम्मान किसको मिला है। तो राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है ये पुरुषों में तो फ्रांस के खिलाड़ी को मिला है, लेकिन महिलाओं में दिया गया है भारत की मुमताज़ खान को। तो यहाँ पर आंसर हो गया ऑप्शन डी। अब यहाँ पर आपको ये बताना है कि इनमें से वो कौन सी ग्राम पंचायत है जो कि देश की पहली पूर्ण डिजिटल साक्षर पंचायत बन गई है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि पुल्लमपारा पंचायत, केरल। तो केरल राज्य के अंदर जो पुल्लमपारा ग्राम पंचायत है ये देश की पहली फुल्ली डिजिटली लिटरेट पंचायत बन गई है और इसकी हाल ही में आधिकारिक रूप से घोषणा की है जो केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन उन्होंने। और इसके लिए केरल सरकार ने एक योजना भी शुरू की थी जिसका नाम था DG पुल्लमपारा। DG पुल्लमपारा नाम की जो योजना थी उसको 2021 में शुरू किया गया था और उसका मेन मकसद यही था कि जो इस ग्राम पंचायत के अंदर लोग हैं उनको डिजिटल शिक्षा प्रदान की जाए। तो इसी के तहत जो पुल्लमपारा ग्राम पंचायत है ये देश की पहली पूर्ण डिजिटल साक्षर पंचायत बन गई है। किस भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी को डोपिंग उल्लंघन के चलते निलंबित कर दिया गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि शिवपाल सिंह। तो शिवपाल सिंह जो हैं ये भारत के एक जेवलिन थ्रोवर हैं यानी कि भाला फेंक खिलाड़ी हैं और इनको डोपिंग मामलों के उल्लंघन के लिए बैन कर दिया गया है अक्टूबर 2025 तक के लिए। तो अक्टूबर 2025 तक के लिए इनको प्रतिस्पर्धा से बैन कर दिया गया है। इसी तरीके से भारत की एक महिला डिस्कस थ्रोअर हैं यानी कि चक्का फेंक से रिलेटेड है और उनका नाम है कमलप्रीत कौर, जिन्होंने पिछले जो ओलंपिक गेम्स हुए थे उसमें भी हिस्सा लिया था और वो 6ठे स्थान पर आई थी। तो उनको भी इसी तरीके से बैन कर दिया गया है एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट के द्वारा। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। कमलप्रीत कौर जो हैं डिस्कस थ्रोअर, उनको भी बैन किया गया है। 400 T20 मैच खेलने वाले भारत के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं। तो यहाँ पर आप देखकर समझ गए होंगे रोहित शर्मा जो हैं ये 400 T20 मैच खेलने वाले देश के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। तो यहाँ पर आंसर है ऑप्शन ए और इन्होंने हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ एक T20 मैच के दौरान ये उपलब्धि हासिल की है। अपराधियों का डेटाबेस तैयार करने में पुलिस की सहायता करने के लिए किस राज्य ने सत्यनिष्ठा ऐप लॉन्च की है। सही जवाब है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, उन्होंने हाल ही में सत्यनिष्ठा नाम की एप्लीकेशन लॉन्च की है जिसके जरिए जो यहाँ की पुलिस है उसको अपराधियों का डेटाबेस तैयार करने में हेल्प मिलेगी। हाल ही में केंद्र सरकार ने नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के अंदर आफ्स्पा कानून को कितने महीने के लिए बढ़ा दिया है। सबसे पहले आपको बता दूं जो आफ्स्पा कानून है इसका मतलब है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट।
तो ये जो भारत के सशस्त्र बल हैं उनको विशेष अधिकार देता है और ये आया था साल 1958 में। तो भारत के किसी भी अशांत क्षेत्र में आफ्स्पा कानून को लागू किया जा सकता है। हाल ही में नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के अंदर इसको 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है, यानी कि यहाँ पर पहले से ही लागू था, 6 महीने के लिए एक्सटेंड किया गया है। फीबा महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 किस देश ने जीत लिया है? तो इस बार महिलाओं का जो बास्केटबॉल वर्ल्ड कप हुआ है उसको जीत लिया है अमेरिका ने। अमेरिका की बास्केटबॉल टीम ने यहाँ पर चीन को फाइनल में हराया और 11वीं बार महिला बास्केटबॉल वर्ल्ड कप का खिताब जीत लिया है। आपको बता दूं कि जिस तरीके से फुटबॉल के अंदर जो वैश्विक संस्था है उसका नाम है फीफा, सेम इसी तरीके से बास्केटबॉल के लिए संस्था का नाम है फीबा। तो इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था इस वर्ल्ड कप का? इस बार का ये वर्ल्ड कप हुआ है ऑस्ट्रेलिया के अंदर और इसको जीत लिया है अमेरिका ने। तो फ्रेंड्स, ये था इसका लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा। तो अब यहाँ पर इसी वीडियो पर आधारित मैं आपसे 2 क्वेश्चंस पूछूंगा जिनके राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताने हैं। पहला सवाल है कि इनमें से किस फ्रांसीसी लेखिका को साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 दिया जाएगा? और दूसरा सवाल है स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अनुसार भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो ये दोनों क्वेश्चंस आपको बताने हैं। तो इस तरीके से आज की इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने अक्टूबर महीने के पहले सप्ताह से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे उन सभी को यहाँ पर हम लोगों ने डिटेल में कवर किया है, ताकि एग्जाम के अंदर किसी भी तरीके से क्वेश्चन आए तो आप उसका आंसर कर पाएँ। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी आप लिख सकते हैं। हम लोग जल्दी मिलेंगे दूसरे वीक की वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।